से कहीं 60 साल पुरानी डेयरी है। हमारे यहाँ RBS कॉलेज है, आप लोगों ने सुना वो RBS कॉलेज। RBS कॉलेज के अंतर्गत एक तरह से कहें प्रैक्टिकल फार्म के लिए यहाँ पर जो है गाय और बराबरी का आपने किताब में पढ़ा होगा, यहाँ पर बराबरी का रिसर्च सेंटर भी था। लेकिन एक्चुअली में क्या है, समय के साथ हमारे पास पशु नहीं थे, तो फिर अभी हमने इसको जो शुरू किया है बिल्कुल एक तरह से आवारा पशुओं से, आवारा पशुओं को लेकर आए। उन पर क्या है, छोटी मोटी जो डिवर्मिंग कराना और बाकी खनिज देना, कुछ मल्टीविटामिन देना। उसके बाद इनको हमने AI कराया और AI के बाद गर्मी हुए, गर्मी होने के बाद 4 गाय में से 3 गाय हमारे यहाँ पर ब्याई, प्रॉपर उन्होंने दूध दिया, और बाकी उनके जो बछड़े हैं और बछिया जो है वो बंद। तो सर क्लास में सर जी बता रहे थे कि वो गाय मतलब बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी। रोड से जब पकड़ कर लाया गया, अब एक तरह से उस समय तो आवारा पशु थी तो दूध नहीं दे रही थी। यहाँ पर किस तरह का आप लोग डाइट दिए कि दूध हो गया इन सब का? नहीं, आप एक्चुअली में है क्या, संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता है। आपने प्रधानमंत्री की मन की बात में भी सुना होगा कि खाना तो आपको लेना है लेकिन संतुलित आहार लीजिएगा ना। खाना में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पशुओं के लिए संतुलित आहार, संतुलित आहार में क्या करते हैं, देखो एक तो सूखा चारा तो देना ही है। सूखा चारा जो देते हैं उसके 3 गुना हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। आप मान के चलो कि अगर एक जो पशु है जी, एक पशु जो अपने बॉडी वेट का लगभग 2% ड्राई मैटर की जो है फाइबर लेता है, उपयोग करता है, उसके 3 गुना आप हरा चारा दीजिए, जिसमें बरसी में या ज्वार है। नेपियर बाकी फिर वगैरह। इनका जो राशन है उसमें क्या करते हैं कि अगर 100 kg आप राशन तैयार कर रहे हैं, उसमें लगभग 33 kg आप जो है खल ले लो। खल आपके पास सरसों की है, मूंगफली की है, जो भी आपके पास सोयाबीन की खल है, ये खल अपने पास सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। बाकी आप लगभग में 31-32 किलो तक ही आप जो है चुनी ले लीजिएगा जी, चुनी। और उसके बाद में आप जो 34-35 किलोग्राम तक आप खाद्यान्न फसलों में आपके पास गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, जई है, ज्वार है ना, ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको आप इनका मिश्रण ले लो। 2% खनिज पदार्थ और 1% नमक। आप मिलाकर इनका जो दाना बनाइएगा, वो दाना एक तरह से बहुत कहें तो एक सप्लीमेंट्री है ना, संतुलित आहार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गर्मी के दिनों में खली का मात्रा कुछ कम कर सकते हैं क्या? नहीं, गर्मियों के दिनों में खली की मात्रा को तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन जो है बाजरा की मात्रा को आप कम कर सकते हो। बाजरा को सर्दियों में दे दीजिएगा। अच्छा। और जो अगर आपके पास है तो जौ की मात्रा को उधर बढ़ा दो। सर मिनरल मिक्सचर को तो आप वेट अच्छा करना है तो आप मक्का दे दीजिएगा, मक्का का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा अच्छा, मिनरल मिक्सचर के बारे में सर आप बता दिए, नमक के बारे में बता दिए, लिवर टॉनिक और कैल्शियम का क्या रोल है इनमें बता देखो, दीजिए। लिवर टॉनिक और कैल्शियम की अगर बात करें, देखो लिवर टॉनिक की आवश्यकता जब पड़ती है कि अगर मान के चलो कोई पशु है खाना नहीं खा रहा है ना, तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पशु जो है चारा ही नहीं ले रहा है, आहार ही नहीं ले रहा है, तो उसमें इसको लिवर टॉनिक देने की आवश्यकता है। बाकी आप अगर प्रॉपर पशु जो फीड ले रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे लिवर टॉनिक। अक्सर करके लोग डिवार्मिंग के बाद 10 दिन तक लिवर टॉनिक चलाते हैं, ये क्या साइंटिफिकली सही है? एक्चुअली में देखो ये है, डिवर्मिंग के बाद में होता क्या है कि डिवर्मिंग करने के बाद में कि लगभग जो वर्म होते हैं वो लगभग 30 से 40% तक जो पशु खाता है उस आहार को चट कर जाते हैं। 30 से 40% तक, मतलब एक तरह से कहें जो पशु चारा दाना जो खा रहा है, 30 से 40% तक पशु जो कृमि हैं वो उसे मतलब नष्ट कर देते हैं, चट कर जाते हैं, खा लेते हैं। अगर उसमें करते क्या है कि जैसे ही डिवर्मिंग करने के बाद में लिवर टॉनिक देने लगते हैं, लिवर टॉनिक का मतलब उसको भूख अच्छी लगने लगेगी। लेकिन बेसिक तौर पे आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई पशु हीट पर नहीं आ रहा है या तो सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग कराएं। जैसे आज मान के चलो आपने डिवर्मिंग कराई, 1 दिन का गैप है, तीसरे दिन से परसों से इसे सुबह 50 ग्राम खनिज पदार्थ, शाम को 50 ग्राम खनिज पदार्थ, यहाँ रखा होगा पैकेट खनिज पदार्थ का। पैकेट देखना यहाँ रखा होगा कोई खनिज पदार्थ बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। हाँ, आप चलो मैं अभी दिखाऊंगा, यहाँ कोई पैकेट पड़ा होगा। तो खनिज पदार्थ जो है बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। खनिज पदार्थ देने का क्या तरीका है कि
अभी ये पशु चारा खा रहा है, आप लोग ऐसे रोटी भर के या किसी में नाप लो, इसमें 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, और इसको इस तरह से ऊपर डाल दो, टेस्टी होता है, खा पशु जाएगा। अपने आप खा लेता है। हाँ। सर जैसे कि यहाँ हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर का, तो वहाँ से कम 10-15 लोग ऐसे स्टूडेंट हैं कि डेयरी पे वर्क करना चाहते हैं। तो उन्हें मुख्य दवाएं क्या रखनी पड़ेगी अपनी डेयरी पे, ताकि यदि रात में यदि गाय बीमार पड़ जाती है, भैंस बीमार पड़ जाती है, तो रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कुछ तो ऐसी प्राइमरी दवाएं रखें ताकि उसका हम इलाज खुद से कर पाएँ। पशुओं की अगर बात करें, पशुओं की 80% बीमारियां जो जो शुरू होती हैं वो होती है पेट से। अगर उनका सबसे पहले आप कोशिश ये करो कि उनका जो पेट है उसको बिल्कुल सही रखिएगा। पेट को सही रखने का मतलब है सबसे पहले पशु की डिवर्मिंग कराओ, पहला डिवर्मिंग कराओ। बाकी दूसरा पशु, जैसे आपने पूछा दवाई के लिए, तो अगर जो दवाई जो दी जाती है वो भाई चाहे ह्यूमन का चाहे एनिमल का कि जो है बॉडी वेट के आधार पर। दूसरा एक और होता है कि आदमी तो बता देता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है या उसको जो है फीवर का, तो चलो पशु का भी देख सकते हो आप, कान पकड़ कर और बहुत सारे थर्मामीटर वगैरह से चेक कर लेंगे। और बाकी आदमी तो बता देता है मुझे ये परेशानी है, लेकिन पशु नहीं बता पाता है। लेकिन पशु के साथ ना हमें ये करना पड़ता है कि उसका जो बेसिक एक तरह से उसका जो चाल चलन है, खाना पीना है, उसको देख के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, है ना। सबसे पहले ये है कि अभी अगर किसी व्यक्ति को आप में से किसी को फीवर आया आप में से किसी को फीवर आया तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप जो है पैरासीटामोल लोगे जी, पैरासीटामोल लोगे। आप पशु को भी दे सकते हो जी। आप पशु को भी दे सकते हो, लेकिन काम कैसे करते हैं कि अगर किसी का अगर बॉडी वेट लगभग 60 किलोग्राम है तो आप 500 mg की पैरासीटामोल दे रहे हो। पशु को आपको शुरुआत में अगर फीवर दिखाई देता है तो उसके अनुसार कि अगर एवरेजन के ये जो पशु है 3 क्विंटल वेट का होगा, तो आप मल्टीपल करके जो है टैबलेट की संख्या बढ़ा सकते हो, 3 से 4 टैबलेट दे दो तो फीवर पहला ये है। जैसे हम लोग के लिए 500 mg का टैबलेट सुटेबल होता है, हाँ जहाँ तक हमें नॉलेज है, और पशुओं के लिए 3000 mg यानी 3 ग्राम का दिया जाता है। जो बोलस आता है 3 ग्राम का आता है, जो बोलस आता है उसको हम मतलब 6 टैबलेट देंगे तो एक बोलस के बराबर काम करेगा इसका आदमी वाला। पशु के वजन के हिसाब से आप उसे दे सकते हैं। अच्छा। छोटे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो उसी तरह से सेम खिलाते हैं। हाँ फीवर आ जाए तो पैरासीटामोल दे दो। सर, जू चीचड़ के लिए क्या यूज करते हैं? जू चीचड़ जो हो जाते हैं स्किन पर। कीचड़ की अगर बात करें, कीचड़ के लिए आजकल बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप आइवरमेक्टिन त्वचा में लगाने के लिए है। हाँ। हाँ, बाकी बहुत सारे बिट्राज है और बहुत सारे साल्ट हैं जिनको जो है आप आपकी त्वचा पर लगा सकते हो। अभी लंपी डिजीज जो फैला था उसका कुछ मतलब घरेलू उपचार है लंपी डिजीज का? लंपी का एक तरह से कहें कोरोना वायरस की तरह घरेलू उपचार ही सबसे ज़्यादा जो है कारगर है। वैसे तो वैक्सीन भी उपलब्ध है, गॉलपॉक्स वैक्सीन जो है जी, वो इसमें वर्क कर रहा है। जी गॉलपॉक्स अभी भी वैक्सीन, जैसे अगर हम अपने जनपद आगरा की बात करें तो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है जी। जो लंपी हाँ, चल रहा है इस समय, लेकिन HS के बाद इसी का चल रहा है। अगर लंपी बाई चांस अगर किसी पशु में आपको शुरुआती तौर पर अगर आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले उसे आप जो है और पशुओं से आप अलग कर दो। जैसे पहले शुरुआत में मैंने बताया था कि ये हमारा जो टेल टू टेल मेथड डेयरी फार्म है। अगर फेस टू फेस मेथड होता है तो उसमें क्या है, अब पशु इधर बंधा हुआ है, पशु इधर बंधा हुआ है, बीच में ना अगर मानते हैं बाई चांस इसके बहुत सारे वायरस डिजीज हैं, जैसे FMD हो गया और सामने पशु इससे बहुत जल्दी होगा उसमें, है ना। तो ये पहले तो हम आप लोगों को ये सलाह देंगे जब भी कभी डेयरी फार्म बनाओ तो जो ये वाला जो मेथड है ये अच्छा मेथड है, टेल टू टेल मेथड। और फिर अगर आप बाकी आपको सारा काम मशीनरी से करना है तो आप जो है ना बीच में रास्ता दे सकते हो। जैसे आपने कहीं डेयरी फार्म पे देखा होगा सारा जैसे ट्रैक्टर है और बाकी चीज़ों से काम हो रहा है, तो यहाँ पर लगभग 6-7 फुट का जो है गैप मिल जाता है, जिसमें क्या है इनका एक तरह से बीमारी एक दूसरे में पहुँचने में थोड़ा नहीं पहुँचती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पशु को क्वारंटाइन कर देना है। पशु के पास आपको सबसे पहला ये इलाज है कि आपको वहाँ साफ सफाई रखनी है।
जी साफ सफाई रखने के लिए आप समझते हो, जैसे आप ये देख रहे हो, ये डेयरी फार्म में लगभग में जहाँ पर पशु रहते हैं वहाँ पर डे धुलाई होती है। आप कुछ नहीं कर सकते, अपना चूना बुझा हुआ चूना है, आप उसे छिड़कवा लीजिएगा। जी दूसरा, उसके लिए आप अगर चाहो तो जैसे नीम की पत्ती को बॉयल करो। बॉयल करने के बाद आपने 2 लीटर पानी में नीम की पत्ती को बॉयल किया, जब पानी वो आधा रह जाए, उसके में जब पानी हल्का गुनगुना हो तो गुनगुने पानी से उसके शरीर को आप पोंछ दीजिएगा जी नीम के पत्तों से। बाकी वैक्सीनेशन जरूर कराओ। और सर जो थनैला हो जा रहा है इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, देखो, क्यों थनैला होता का है? सबसे पहला क्या है कि हम जो डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं या जो भी डेयरी पे काम करना चाह रहे हैं, उनको ये सलाह है हमारी कि रोग को, पशुओं में रोग को आने न दें। कि जो भी आप रोग के बारे में जो भी आप सलाह पूछ रहे हो, अगर एक बार रोग हो जाने के बाद में पशु का पूरा जो ज्ञान है वो एक तरह से बेकार हो जाता है। अभी मान लो किसी पशु को थनैला हो गया, अब पशु दूध दे रहा है, तो आप जब तक उसकी दवाई वगैरह कराओगे तब तक मतलब एक तरह से जो पशु का पूरा जो लैक्टेशन पीरियड है, जो पूरा अवस्था का जो उसका जो समय है वो पूरा बर्बाद हुआ। और दूसरा, थन भी खराब हो सकता है। तीसरा, अगर कोई दुधारू पशु को जब थनैला होता है तो आपको दूध तो पर डे निकालना ही है, नहीं दूध निकालने में भी दिक्कत होगी। पहला काम थनैला से बचाव के लिए, जब भी आप कभी दूध निकालें, दूध निकालने के 10 मिनट 15 मिनट तक पशु को बैठने ना दें, क्योंकि जो जहाँ से दूध हम लोग निकालते हैं, जो निडल्स हैं वो दूध निकालते समय खुलते हैं, उसके बाद में 10 मिनट तक लगभग उनमें वो खुले बंद रहते होने हैं, में उनका समय समय रहता है। अगर 10 मिनट के अंदर पशु यहाँ बैठता है तो आप भाई पशु में जहाँ रहेंगे तो कीचड़ वगैरह थोड़ा बहुत तो होता ही है, कोई कीट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो जब निडल में प्रवेश कर जाता है तो उसमें क्या है, फंगस डेवलप करता है। फंगस डेवलप करता है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें थनैला होने की संभावना रहती है। तो पहली कोशिश, सबसे पहला ये है कि दूध निकालने के बाद में आप कोशिश करो, बाकी दूध निकालने के बाद में आप जो है ना KMNO4 वगैरह से आप थन को धुल दीजिएगा, जो कि बिल्कुल कीट रहित हो जाएगा। अब क्या है, अब किसान भी ये कहेगा कि भाई दूध निकालने के बाद पशु के पास बैठे थोड़ी नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन इसका तरीका है कि आप जो भी दाना दलिया जो भी डाल रहे हो, दूध निकालने के बाद डालिएगा। पशु उसको खाने में मस्त हो जाएगा तो पशु उस टाइम बैठेगा ना। आपने पहले ही जो है उसे पेट भर के खिला दिया, उसके बाद दूध निकाल दिया, पशु हल्का हो गया, पेट भर गया, पशु बैठ जाएगा ना। तो सबसे पहला ये तरीका है कि उसे आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, दूध निकालने के बाद में पशु को बैठने ना दें, और अगर बाई चांस हो जाता है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर सबसे पहले उसका जो है ट्रीटमेंट कराएं। सर जैसे हाई टेम्परेचर हो जा रहा है तो उसमें तो आप बताएं कि बोलस वगैरह टेबलेट दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय लो टेम्परेचर की शिकायत आ रही है। वो क्यों आ रही है लो टेम्परेचर की शिकायत? मतलब हम क्या कमी कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर आ रहा है? देखो, बेसिकली क्या है कि अगर पशुओं के साथ में आपने देखा होगा कि पशुओं को अधिकतर आपने किसानों को देखा है कि अपन तो अच्छी लग्जरी जगह रह रहे हैं, कहीं AC में रह रहे हैं, कहीं जहाँ आप घरों में सामान्य तौर से रह रहे हैं तो फैन भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा बहुत कम करते हैं कि कहीं पेड़ के नीचे मतलब बांध दिया कि उस टाइम तो उस पर जो है सीरक थी, बाकी थोड़ी देर बाद देखा तो सूर्य धूप आ दर्शन जाती हुए तो वहाँ धूप आ गई ना। तो पहले प्रॉपर इनको खाने का, बैठने का, रहने का, ये जो प्रॉपर जगह जो है आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहला ये है, मतलब एक तरह से इनका जो वातावरण है वो पशुओं को बिल्कुल आपको चेंज करना है भाई। पशु रहने का ऐसा नहीं है कि आप भाई आप इसके साथ नहीं कर सकते कि ये तो प्रकृति की देन है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप है, लेकिन फिर भी जहाँ इनको हम रख रहे हैं, पशु को बांध रहे हैं, तो इन जगहों का आप कोशिश ये करो, साफ़ सफाई विशेष ध्यान रखें, धूप ना आने दें ज़्यादा। और धूप भी ऐसा नहीं है कि धूप को बिल्कुल ही धूप में पशु को नहीं रहने देना है, लेकिन और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कोशिश ये करो अगर किसी के पास चरागाह उपलब्ध है तो पशु को थोड़ी देर आप जो है चराने के लिए ज़रूर ले जाइए। अगर कहीं चरागाह आपके पास उपलब्ध है, अगर नहीं उपलब्ध है तो कम से कम पशु के लिए इतना तो होना चाहिए कि जैसे पशु यहाँ रह रहे हैं तो दूसरी जगह आप जो है बांधने के लिए, जहाँ थोड़ा पशु आराम से जो है रह सके। ठीक है सर, थैंक यू।